नमस्कार दोस्तों, तिवारी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में कथा सम्राट प्रेमचंद द्वारा रचित एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास सेवा सदन, इसी का कथानक, सारांश या फिर इसकी अंतर्वस्तु को जान लेंगे। आप देखे हैं कि एग्जाम में सेवा सदन से विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगर आप इस उपन्यास के सारांश को जान लेते हैं तो इससे संबंधित जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे उसका उत्तर लिखना काफी सहज हो जाता है। साथ ही आप देखेंगे कि इसी उपन्यास के जो सबसे प्रमुख पात्र है सुमन या फिर सुमन बाई, तो इसका चरित्र चित्रण भी कई बार पूछा जाता है। तो इसी सारांश के माध्यम से ही आप इसके चरित्र चित्रण को भी बहुत आसानी से समझ पाएंगे। और आप ये भी जानते हैं कि कोई भी उपन्यास हो, नाटक हो, उसको समझने से पहले अगर उसके पात्रों से परिचित हो लिया जाए तो बहुत आसानी होती है उसको समझने में। तो सबसे पहले हम लोग इस उपन्यास के प्रमुख पात्रों को देख लेंगे। तो जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि सुमन या सुमन बाई ये इस नाटक का मुख्य पात्र है। कृष्णचंद्र ये सुमन के पिता हैं और पेशे से दरोगा है। एक बहुत ही ईमानदार व्यक्ति जो कभी घूस नहीं लिए, लेकिन जब बेटी की शादी की बारी आई तो दहेज देने की बात आई और उसके पास उतना पैसा नहीं था और उन्होंने पहली बार रिश्वत लिया और चूंकि रिश्वत लेना उन्हें आता नहीं था इसलिए पकड़े गए और जेल हो गया। तो ये थे कृष्णचंद्र। वैसे ही गंगाजली ये सुमन की माँ है। उमानाथ सुमन के मामा है। शांता सुमन की छोटी बहन है। गजाधर पांडे या फिर बाद में जब वो स्वामी बन जाते हैं तो गजानंद ये सुमन के पति हैं। पंडित पदम सिंह पेशे से वकील हैं और समाज सेवी है। सुभद्रा पंडित पदम सिंह की पत्नी है। मदन सिंह पदम सिंह के बड़े भाई हैं। यहाँ पे थोड़ा सा नाम को याद रखना है, आगे जाके ये नाम कई बार आएंगे, पदम सिंह और मदन सिंह, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। पदम सिंह छोटे भाई जो पेशे से वकील है और समाज सेवी हैं और मदन सिंह उनके बड़े भाई हैं। और इसी का एक पुत्र है सदन सिंह जो कि मदन सिंह का ही बेटा है और आप कह सकते हैं कि इस उपन्यास का ये नायक भी है। वैसे ही भामा ये मदन सिंह की पत्नी है अर्थात सदन सिंह की माँ है। विठल दास ये पदम सिंह के परम मित्र और ये भी समाज सेवी हैं। तो पदम सिंह और विठल दास ये दोनों समाज सेवी हैं। अब हम लोग इस उपन्यास के सारांश को समझते हैं। कृष्णचंद्र जो कि सुमन के पिता हैं, ये दरोगा के पद पर आसीन एक रसिक, उदार, सज्जन और ईमानदार व्यक्ति थे। जैसे कि पात्र परिचय में भी हमने डिस्कस किया कि ये ईमानदारी से अपना ड्यूटी करते थे, घूस उस कभी लेते नहीं थे। सुमन और शांता उनकी दो बेटियां हैं। 25 वर्ष थानेदारी करते हुए भी उन्होंने इतना धनार्जन नहीं कर पाया कि बेटी की शादी के खर्चों की चिंता उन्हें न करनी पड़ी। वह शिक्षित परिवारों में रिश्ते लेकर जाते, वहां दहेज पर बात नहीं होगी ऐसा उनका विचार था। राशि वर्ण ठीक होने पर लेन देन की बातें होने ही लगती थी, जहां वरों का मोल तो उनकी शिक्षा के अनुसार होता था। अर्थात जहां भी जाते घर वर अगर सही मिल जाता फिर तो दहेज की बात आ ही जाता। सभी कथनों को सुन सुनकर दारोगा जी को अपनी ईमानदारी पर ही पश्चाताप होता है। हर जगहों से थक हार जाने के पश्चात उन्हें रिश्वत लेना ही एक अंतिम युक्ति सूझती है। उन्हें लगने लगता है कि बेकार मैंने ईमानदारी से इतना दिन ड्यूटी किया, बरं कहीं रिश्वत ही ले लेता तो ज्यादा अच्छा था। और अब उन्होंने पहली बार यह निश्चय किया कि रिश्वत ले लेते हैं। अपनी आत्मा को कुचल कर दारोगा जी ने
3,000 रुपये रिश्वत लेते हैं और उसमें से मुख्तार का हिस्सा देने से इनकार कर देते हैं और मुख्तार उनके रिश्वत का भंडाफोड़ कर देता है। तिलक के एक दिन पहले सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस वारंट लिए उसके घर आता है। वो तो अपना अपराध स्वीकार कर ही लेता है और उसे 5 साल की सजा हो जाती है। क्योंकि वो ईमानदार आदमी था पहले से और अपने अपराध को भी स्वीकार कर लिया था, इसलिए उसके सजा को घटाकर 4 वर्ष कर दी जाती है। ये सब सुनकर गंगाजली के भाई उमानाथ अपनी बहन और भांजियों को अपने घर ले जाते हैं, अर्थात सुमन और शांता और उसकी माँ तीनों को अपने घर ले जाते हैं। उमानाथ सुमन का विवाह शहर के एक 30 वर्षीय व्यक्ति से तय कर देते हैं। आप कह सकते हैं कि उस समय के हिसाब से एक अधेड़ व्यक्ति से तय कर देते हैं, जो कि कारखाने में नौकर है और 15 रुपया महीना प्राप्त करता है, जो उस समय के हिसाब से भी बहुत कम था। सुमन एक पढ़ी लिखी रूपवती स्त्री थी, जिसने सदैव अपने पिता के साथ आराम का जीवन व्यतीत किया था। गजाधर के घर जब विवाह करके गई, तब उसके घर की स्थिति को देखकर वो बहुत चिंतित हुई। जब तक गजाधर की फुआ जीवित थी, तब तक तो घर का समस्त कार्य वो कर लेती थी और सुमन को भी एक संगी मिल गया था। लेकिन जैसे ही उनकी मृत्यु हो जाती है, तो सुमन को घर का सारा कार्य स्वयं करना पड़ता था और वो अकेले भी हो गई थी। लेकिन धीरे धीरे सुमन इस स्थिति के साथ भी अभ्यस्त हो गई। उसके घर के सामने ही भोली नाम की एक वेश्या रहती थी। सुमन उसके रहन सहन को देखकर उसके जैसी सुविधाओं की आकांक्षा करती थी। उस वेश्या के यहाँ शहर के बड़े बड़े रईस आते जाते थे। इसी बीच सुमन की दोस्ती पंडित पदम सिंह की पत्नी सुभद्रा से हो जाती है। वह रोज घर का काम समाप्त कर उनके पास जाती थी। पदम सिंह के म्यूनिसिपैलिटी के मेंबर बनने की खुशी में मित्रों के जोर देने पर मुजरे का कार्यक्रम रखा जाता है पदम सिंह के घर में। पंडित जी के घर भोली बाई का कार्यक्रम होता है। ये भोली बाई वही वेश्या की बात हो रही है, जो सुमन के घर के पास ही रहती है और सुमन को घर आने में देरी हो जाती है, अर्थात कार्यक्रम वो देखती रहती है और घर रिटर्न होने में लेट हो जाता है। तो इस बात को लेकर गजाधर को काफी गुस्सा आ जाता है और वो अपनी पत्नी को घर से निकाल ही देता है। अब वो क्या करती, रोती हुई सुभद्रा के ही घर चली जाती है। सुभद्रा अर्थात उसकी सहेली, आप कह सकते हैं पदम सिंह की पत्नी, जिसके यहाँ ये कार्यक्रम देखने गई थी। तो गजाधर को यह जानकर बहुत गुस्सा आता है और वह विट्ठल दास के साथ मिलकर पदम सिंह और सुमन के बीच गलत अफवाह फैला देता है। विट्ठल दास जो कि समाज सेवी थे, लेकिन यहाँ पर वो भी थोड़ा भटक जाते हैं और अकारण ही सुमन का नाम पदम सिंह के साथ जोड़ देते हैं। इस कारण सुमन को उनके घर से भी जाना पड़ता है। अब सुमन न चाहते हुए भी अब वो कहाँ जाएगी, तो भोली बाई के पास पहुंच जाती है, अर्थात उस वेश्या के पास पहुंच जाती है। भोली बाई उसे कोठे की चकाचौंध में अंधी बनाकर गलत मार्ग प्रशस्त करती है, अर्थात उसे समझाती है कि यहाँ पे बहुत सुख सुविधा है, बहुत ऐशो आराम की जिंदगी है। सेवा सदन में यह भी दिखाया गया है कि लोग कोठे को हीन भाव से तो देखते हैं, किंतु वहां पर किसी का आना जाना लगा रहता है। इसीलिए तो सुमन बाई कहती है कि यहाँ कौन रईस, कौन महाजन, कौन मौलवी और कौन पंडित ऐसा है जो मेरे तलवे सहलाने में अपनी इज्जत ना समझे। ऐसा जब भोली बाई सुमन से कहती है, तो सुमन थोड़ा सा और प्रभावित हो जाती है और अंततः वह सुमन से सुमन बाई बन जाती है, अर्थात सुमन भी वेश्या बन जाती है।
यह जानकर पंडित पदम सिंह अपने मित्र विट्ठल दास को पत्र लिखते हैं। जैसे पहले ही चर्चा किया जा चुका है कि ये दोनों समाज सेवी हैं और यहाँ पर सुमन का नाम पदम सिंह के साथ जोड़ा गया, जो कि पदम सिंह को भी पता था कि ये पूरी तरह झूठ है। इसीलिए इन सभी बातों का उल्लेख करते हुए वो अपने मित्र विट्ठल दास को पत्र लिखते हैं, बताते हैं कि गलत अफवाहों के कारण सुमन से वह सुमन बाई बन गई है। विट्ठल दास दाल मंडी से वेश्याओं को हटाना चाहते थे। जो व्यक्ति इसमें लिप्त होते थे उनसे वे घृणा करते थे, अर्थात क्योंकि वे समाज सेवी थे तो चाहते थे कि ये सब यहाँ न रहे, हट जाए। पदम सिंह का भतीजा सदन सिंह सुमन पर मुग्ध हुआ रहता है। तो पदम सिंह जिसका बड़ा भाई है मदन सिंह और मदन सिंह का ही बेटा है सदन सिंह, तो वो सुमन पर मुग्ध हो जाता है। सुमन भी जिस प्रेम की आकांक्षा करती है वह सदन में पाती है, अर्थात सुमन भी उसे चाहने लगती है। सुमन को भी सदन का उसके पास आना पसंद होने लगता है। इस रिश्ते का कोई भविष्य नहीं है। इस अंजाम से अवगत होने के बाद भी पता था दोनों को कि ये रिश्ता कभी मुकाम तक पहुंचेगा नहीं, फिर भी पता नहीं क्यों दोनों के बीच में आकर्षण बना हुआ था। सदन एक दिन अपनी चाची अर्थात सुभद्रा की का कंगन चुरा कर सुमन को देता है। उस कंगन को पहचान जाने के बाद सुमन सदन के बारे में पता करवाती है कि वो कौन है। वैसे ही विट्ठल दास जो समाज सेवी थे तो सुमन के पास वैश्या जीवन त्यागने का प्रस्ताव लेकर आते हैं। उसे यह सह्य नहीं है कि उसकी जाति की पूज्य ब्राह्मण महिलाएं ऐसे कलंकित मार्ग पर चलने लगी तो उसके अधपतन का अब कोई पारावार नहीं है। मतलब तो वो चाहते थे कि किसी तरह से भी सुमन ये जीवन त्याग दे और अच्छा जीवन जिए। तो विट्ठल दास समझाते हुए सुमन को कहते हैं कि अगर तुम्हें यह आशा है कि यहाँ सुख से जीवन कटेगा तो तुम्हारी बड़ी भूल है। यदि अभी नहीं तो थोड़े ही दिनों में तुम्हें अवश्य मालूम हो जाएगा कि यहाँ सुख नहीं है। सुख संतोष से प्राप्त होता है, विलास से सुख कभी नहीं मिल सकता। सुमन पहले कभी इस तरह की बातें सुनी नहीं थी। वह इंद्रियों के सुख को, अपने आदर को जीवन का मुख्य उद्देश्य समझती थी और विट्ठल दास के इस बात से उसके मन में भी असर हुआ। उसे यह मालूम हुआ कि सुख तो संतोष से ही प्राप्त हो सकता है, आदर सेवा से ही प्राप्त हो सकता है। अब वो खुद भी इस जीवन को छोड़ना चाहती थी। सुमन उसके सामने शर्त रखती है कि अगर मैं वेश्या वाला जिंदगी छोड़ दूं तो मुझे रहने के लिए कम से कम एक छत तो चाहिए, 50 रुपये महीने खर्च तो चाहिए और पदम सिंह से एक बार बात करने की इच्छा भी उन्होंने जाहिर की। अर्थात जिससे पदम सिंह ये वही व्यक्ति है जिससे इसका नाम जोड़ा गया था, झूठ मूठ का अफवाह फैलाया गया था। तो उससे मिलने का शर्त रखती है, एक अपने लिए छत मांगती है और 50 रुपया जैसे मंथली खर्चा मिले ये चाहती है। तो विट्ठल दास ने विधवा आश्रम में सुमन के रहने का प्रबंध कर देते हैं, उसकी पहचान उजागर किए बिना। अर्थात अगर विधवा आश्रम में बता दिया जाए कि वो एक वेश्या थी तो फिर तब उसे स्थान वहां नहीं मिलेगा, इसीलिए अपनी पहचान छुपाए रखने के लिए उसे कहा गया। पदम सिंह ने पश्चाताप में सुमन को 50 रुपये महीने देने को राजी हो जाते हैं और यदि उन्होंने सुमन को अपने घर से न निकाला होता तो उसे दाल मंडी में नहीं बैठना पड़ता, ऐसा वो सोचते हैं। इसलिए वो 50 रुपया हर मंथ क्या है उसे देने के लिए राजी हो जाता है। इधर सदन वही लड़का जो सुमन को भी पसंद करता था, लेकिन रिश्ता तो आगे बढ़ने वाला था ही नहीं, तो उसका विवाह सुमन की बहन शांता से ठीक हो जाता है। जब शादी तय हो जाता है तब सदन को पता नहीं कि वो सुमन की बहन है। अब बारात जब घर पर आती है तभी ये बात का पता भी चल जाता है कि शांता सुमन की ही बहन है और इस बात का भंडाफोड़ हो जाने से बारात लौट जाती है, अर्थात शादी नहीं हो पाती है। लेकिन शांता ने
मन ही मन सदन को पति स्वीकार कर लेती है। नहीं, शांता का दूसरी जगह रिश्ता तय होने की बात सुनकर वो पदम सिंह को पत्र लिखती है। पदम सिंह जो कि सदन के चाचा लगते हैं, तो उसको वो पत्र लिखते हैं कि मुझे यहाँ से ले चलिए, मुझे किसी अन्य व्यक्ति से विवाह नहीं करना, अन्यथा मैं प्राण त्याग दूंगी। अब पदम सिंह थे तो समाज से भी, अब करते क्या, तो उन्होंने सुमन के साथ शांता को भी विधवा आश्रम में रखवा देते हैं। वो अपने भाई, बड़े भाई मदन सिंह को मनाकर उसे उसके ससुराल भिजवा देंगे, इस बात का आश्वासन देके कि अभी तुम विधवा आश्रम में रहो, फिर हम अपने बड़े भाई को मना लेते हैं, अर्थात सदन के पिताजी को मना लेते हैं, फिर तुम्हें ससुराल लेके आएंगे। अब सदन को जब ज्ञात होता है कि सुमन वृद्धा आश्रम में रहती है, तो वह उससे मिलने की कोशिश करता है, और जब वो मिलता है तो सुमन उससे अपनी बहन को अपनाने का आग्रह करती है ना, कि तुम्हारा शादी शांता से तय हो गया था, तुम प्रेम भले ही मुझसे करते थे, लेकिन शादी तो तुम्हारा शांता से तय हो गया था, और शांता तुम्हें बहुत प्रेम करती है, तुम्हारे अलावा और किसी से वो शादी नहीं करेगी, इसलिए तुम क्या करो, शांता को अपना लो। अब सदन उसे अपने घर तो नहीं ले जा सकता, क्योंकि उसके पिताजी राजी नहीं थे, चाचा को भी वो बदनामी कराना नहीं चाहते थे। अब क्या करे, तो सदन ने अपने हार को बेचकर एक नाव खरीदता है, और नाव के व्यापार में लगा रहता है कि अपने बूते ही मैं शांता को रखूंगा, घर भले ही न ले जा पाऊं। तो धीरे धीरे सदन ने एक झोपड़ी नदी के पास ही बना ली। इधर विधवा आश्रम में किसी ने सुमन का परिचय जाहिर कर दिया, जिसके कारण कई औरतें आश्रम छोड़कर चली गई। सुमन को यह सहन नहीं हुआ, और वह अपनी बहन शांता के साथ आश्रम छोड़कर जाने लगी। तभी सदन ने उन्हें रोका, और सारी बातें जानकर सदन ने कहा कि मैंने यह झोपड़ी इसीलिए तो बनाई है, चाचा की आज्ञा लिए बिना शांता को लाते नहीं बनता था, तब से अब दोनों यहीं रहने लगे। अर्थात सदन कहता है कि देखो, तुम्हें घर तो मैं नहीं ले जा सका, लेकिन यहाँ पे झोपड़ी बना दिया हूँ, अब यहीं पे रहना है। और इस तरह से वो शांता और सुमन दोनों को ही ले जाते हैं उस झोपड़ी में। तो सदन ने फिर बाद में चाचा को सारी बातें बता देते हैं, तो सदन सिंह भी काफी प्रसन्न होते हैं, लेकिन मदन सिंह अर्थात सदन के पिताजी, वो अभी भी शायद गुस्साए होंगे, इस बात से डर रहता है। सुमन अब तक एक साध्वी बन चुकी थी, जैसे अपने पापों का पश्चाताप कर रही हो। इधर पंडित पदम सिंह वेश्याओं के रहने के लिए एक अलग आश्रम बनवाने में जुटे रहते हैं, जहां पर वो सभी वेश्यावृत्ति को छोड़कर चैन की जिंदगी बिता सकें। अर्थात उनके लिए भी एक आश्रम बनाने में जुटे रहते हैं। शांता को सुमन का साथ रहना भी धीरे धीरे अखड़ने लगा, है ना। काहे कि जब शांता को पता चला कि सदन पहले सुमन से प्यार करता था, तो फिर इस बात से वो अब रूठने लगी। उसे लगने लगा कि सुमन किसी तरह यहाँ से चल जाए। उसे सदैव ये डर लगा रहता था कि सुमन कहीं उसके पति को अपनी ओर आकर्षित न कर ले। सदन को पुत्र होने पर उसके माता पिता और चाचा चाची आते हैं, अर्थात जो घर वाले का गुस्सा था ये तो ठीक हो जाता है, चाचा चाची भी आते हैं, इधर माता पिता भी आते हैं। उसी दिन सुमन वो घर त्याग देती है, उसे लगता है कि अब यहाँ रहना सही नहीं है, और वहां से वो निकल जाती है। तब उसकी मुलाकात उसके पति गजाधर, जो कि अब साधु बनकर गजानंद बन जाता है, उससे होती है। ये वही पति है जो उसे घर से निकाल दिए थे, जिसके कारण उसे जीवन में इन सारे समस्याओं का सामना करना पड़ा। लेकिन अब वे भी साधु बन चुके हैं, अब स्वामी गजानंद बन चुके हैं, तो उससे अपने कर्मों की दोनों एक दूसरे से माफी मांगते हैं। अर्थात
सुमन भी माफी मांगती है और वो भी माफी मांगते हैं। गजानंद सुमन को पदम सिंह द्वारा निर्मित कन्याओं के अनाथ आश्रम में उनकी देखभाल करने को रहने का प्रस्ताव देता है, जिसे सुमन खुशी से अपना लेती है और अपना सौभाग्य समझती है। अर्थात यही तो वो चाहती थी कि मैं किसी का सेवा करते हुए जिंदगी को बिता लूं, और वो यह भी सोचती है कि इसी बहाने वो अपने पापों का प्रायश्चित भी कर सकेगी। इस अनाथ आश्रम में वेश्याओं द्वारा दी गई कन्याओं को रखा जाता था और इसका नाम था सेवा सदन, जो कि इस उपन्यास का भी नाम है। इसका खर्च म्यूनिसिपैलिटी से वहन होता था और सुमन के कार्य कुशलता के कारण यह अनाथ आश्रम बेहद चर्चा में रहने लगा। अर्थात ये बहुत ध्यान से बच्चों का सेवा करती थी। इस अनाथ आश्रम में 5 कमरे थे। यहाँ इन कन्याओं को जीवन को सुलभ बनाने के लिए सभी कार्य सिखाए जाते थे, जैसे सिलाई, बुनाई, चित्रकारी इत्यादि। पंडित पदम सिंह जो समाज सेवी हैं, वकील हैं, अब वो क्या करते हैं, वकालत छोड़ देते हैं और म्यूनिसिपैलिटी के प्रधान के रूप में शहर के उत्थान के लिए कार्य करने लगते हैं। तो यह आश्रम अब चलना और ज्यादा सहज हो गया, क्योंकि पदम सिंह तो समाज सेवी थे ही, वो चाहते ही थे कि इन लोगों का भलाई हो, और वही अब म्यूनिसिपैलिटी के प्रधान भी बन गए। तो ये सेवा सदन बहुत अच्छे से चलने लगा। और इधर सदन, जिसके पास एक नाव था, आज वो 5 नाव खरीद लिए हैं। 5 नाव उसके चलते हैं और वह एक स्टीमर मोल लेने की सोच रहा है। मतलब वो भी अब उन्नति के मार्ग पर है और सुमन का जिंदगी भी सेवा सदन में सेवा करते हुए अच्छे से बीतने लगा। तो ये था इस उपन्यास का सारांश। वैसे ही दूसरे इंपॉर्टेंट उपन्यास का सारांश का प्लेलिस्ट आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। साथ ही हिंदी भाषा और साहित्य से संबंधित दूसरे वीडियोस के लिए भी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।